Hello and welcome to the class 9th online chemistry classes. And in this video, we will be discussing the topic 3.4, that is writing chemical formulae. And this is the 8th video for explanation of this chapter, that is chapter number 3, Atoms and Molecules from NCERT class 9 science book. In our previous video, that is video number 7, we have discussed about what is an ion and how different charges are there on the ions. So for understanding that, just watch the previous video and then watch this video. Let us start our topic, that is writing chemical formulae. The chemical formula of a compound is a symbolic representation of its composition. अगर हम केमिकल फॉर्मूला कहते हैं किसी भी कंपाउंड का, तो वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। सिंबॉलिक मीन्स कि हमने पढ़ चुके हैं, जैसे यहाँ आप इस फिगर में इस टेबल में देख सकते हैं कि सोडियम आयन का अगर हम सिंबल देखते हैं तो वो Na पॉजिटिव में आता है, यानी Na एक सिंबल आ जाता है। तो अगर हम किसी भी कंपाउंड के अंदर किस एलिमेंट से वो बना हुआ है उसको अगर हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, केमिकल फॉर्मूला बोल देते हैं। The chemical formula of different compounds can be written easily. और जो केमिकल फॉर्मूला होता है अलग अलग कंपाउंड का, उसे हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। फॉर दिस एक्सरसाइज वी नीड टू, कि इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, लर्न द सिंबल्स एंड कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट्स, कि हमें एक तो सिंबल्स याद होने चाहिए, जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास में उन सबके हमें सिंबल्स याद होने चाहिए, और वो एलिमेंट आपस में किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं उसकी भी नॉलेज हमें होनी चाहिए। द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। तो जो कंबाइनिंग पावर या कैपेसिटी हम कहते हैं किसी भी एलिमेंट की, वो क्या होता है, उसकी वैलेंसी बोली जाती है। Valency can be used to find out how the atoms of an element will combine with the atoms of another element to form a chemical compound. तो ये वैलेंसी है जिससे हमें ये पता चलता है कि कितने एटम्स जो होते हैं एलिमेंट के वो कंबाइन होंगे एक दूसरे एटम के साथ। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें, अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसमें 2 और 4 आएगा। तो 4 यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, और 8 इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 ही इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए, तो कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाती है, 4। अब कार्बन की कैपेसिटी होती है कि वो 4 अलग अलग एटम से क्या कर सकता है, कंबाइन कर सकता है। तो वैलेंसी एक कैपेसिटी बता देती है हमें कि किसी भी एलिमेंट की कितने एटम से बाइंड करने की कैपेसिटी होती है। जैसे सोडियम है, उसकी वैलेंसी एक ही है, तो वो सिर्फ एक ही एलिमेंट से क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है। The valency of an atom of an element can be thought of as hands or arms of that atom. जो वैलेंसी है एटम की, उसे क्या मानते हैं हम, हाथ या आर्म्स मान लेते हैं, किसी भी एटम की हैंड्स या आर्म्स मान लेते हैं एटम की। यानी अगर हमारे पास 2 हाथ हैं तो हम 2 लोगों के साथ में हाथ पकड़ सकते हैं। ऐसे ही एक एलिमेंट के अगर 4 वैलेंसी है तो इतने ही एटम उससे बाइंड हो जाएंगे। अभी जैसे हमने कार्बन का एग्जांपल लेके डिस्कस किया था, ये उससे समझ सकते हैं। ह्यूमन बीइंग्स हैव 2 आर्म्स एंड एन ऑक्टोपस हैज 8। ह्यूमन बीइंग्स के कितने आर्म्स हैं, 2, लेकिन ऑक्टोपस के कितनी होती है, 8 आर्म्स होती हैं। इफ वन ऑक्टोपस हैज टू कैच होल्ड फॉर ए फ्यू पीपल in such a manner that all the 8 arms of the octopus and both arms of all the humans are locked, how many humans do you think the octopus can hold? ठीक है, कि अगर हम ये कंडीशन मान ले कि एक ऑक्टोपस को कुछ लोगों को पकड़ना है इस मैनर में कि जितनी भी 8 आर्म्स हैं, ठीक है, ऑक्टोपस की, वो फुल्ली फिल्ड हो जाए, और जो दोनों आर्म्स हैं ह्यूमन बीइंग्स की वो भी लॉक्ड हो जाती है। तो कितने ह्यूमंस जो होते हैं एक ऑक्टोपस को होल्ड कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंट द ऑक्टोपस विद O एंड ह्यूमंस विद H। अब हमने ऑक्टोपस को O से ले लिया और ह्यूमंस को H से। तो कैन यू राइट अ फॉर्मूला फॉर दिस कॉम्बिनेशन,
Do you get OH4 as the formula? The subscript 4 indicates the number of human held by the octopus. अब यहाँ पे ध्यान देना है कि हमने क्या बोला कि ऑक्टोपस के 8 हैंड्स थे, 8 आर्म्स थी और ह्यूमंस की 2 आर्म्स थी। तो रेशो क्या बना है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अगर हम पहले ऑक्सीजन कह रहे हैं ऑक्टोपस को अगर हम पहले रख लेते हैं तो 8 और यहाँ पे हाइड्रोजन हैंड्स ह्यूमन के हैंड कितने होंगे 2। तो जो रेशो होगा वो 4:1 का रेशो आएगा यानी ऑक्टोपस 1 रहेगा और ह्यूमन कितने हो जाएंगे 4। तो यही हमें क्या मिलेगा फॉर्मूला। और जो ये सबस्क्रिप्ट हम यहाँ पे लिखते हैं नीचे की तरफ जो लिखा जाता है ये बताता है कि एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के कितने एटम्स कंबाइन होते हैं। The valencies of some common ions are given in table 3.6. We will learn more about valency in the next chapter. कि जो वैलेंसीज हैं कुछ कॉमन आयंस की वो इस टेबल में दे रखी है। इस टेबल को हमने इस प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जहां पे हमारे पास मोनो एटॉमिक आयंस हैं एंड पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं। मोनो एटॉमिक में भी क्या होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सिंगल इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये डाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ये ट्राई इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं यानी इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज हैं। ऐसे ही जो नॉन मेटल्स होंगे वो मोस्टली नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं। और पॉली एटॉमिक आयंस भी आप मैक्सिमली देखेंगे, जस्ट अमोनियम को देखिए यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है, बाकी सब आपको नेगेटिवली चार्ज आयंस मिलते हैं। Move to the next part. The rules that you have to follow while writing a chemical formula are as follows. अब किसी भी केमिकल फॉर्मूला को लिखने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उन रूल्स को आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहला रूल यहाँ पे क्या दे रखा है, द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस, कि जो वैलेंसीज या चार्ज होते हैं आयंस के वो बैलेंस होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम NaCl का, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज था, एक पॉजिटिव चार्ज। वापस चलते हैं टेबल के ऊपर देखते हैं, तो टेबल में आपको दिखाई देगा कि सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है और जबकि क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। तो एक प्लस और एक माइनस का चार्ज, तो अगर हम इन दोनों को पास में रखेंगे तो एक कंपाउंड बन जाता है NaCl, और NaCl को हम क्या बोल देते हैं, कॉमन साल्ट कह देते हैं। तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि जो चार्जेस हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। अब अगर हम एल्यूमिनियम को देखते हैं तो एल्यूमिनियम के ऊपर क्या है, 3 पॉजिटिव चार्ज है, जबकि क्लोरीन को ही ले लेते हैं हम वापस तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। तो एल्यूमिनियम के 3 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए 3 क्लोरीन के एटम चाहिए। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, AlCl3। क्या बनेगा, AlCl3 बनेगा। तो सबसे पहला रूल यही कहता है यहाँ पे कि जो वैलेंसीज और चार्जेस हैं आयन के वो बैलेंस होना चाहिए। When a compound consists of a metal and a non-metal, ध्यान दें इस चीज के ऊपर कि जब एक कंपाउंड में एक मेटल या नॉन मेटल होगा, द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट, हमेशा आपको जो मेटल का सिंबल है उसे पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला लिखते हुए ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी एक कंपाउंड के अंदर एक मेटल हो और एक क्या होता है नॉन मेटल, तो हमेशा जो मेटल का सिंबल आएगा वो पहले आता है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज CaO। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैल्शियम एक मेटल है और इसको हमने पहले रखा हुआ है, जबकि ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है वो बाद में है। सो इज द केस ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl, आयरन सल्फाइड FeS, कॉपर ऑक्साइड CuO etc. So where oxygen, chlorine, sulfur are non metals, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, सल्फर है, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं। एंड आर रिटर्न ऑन द राइट, ये कहाँ पे लिखे हुए हैं, राइट हैंड साइड में लिखे हुए हैं, राइट साइड में। वेयर एज कैल्शियम, सोडियम, आयरन एंड कॉपर आर मेटल्स, जो कैल्शियम, सोडियम, आयरन या कॉपर जो क्या है मेटल्स होते हैं, एंड आर रिटर्न ऑन द लेफ्ट, और उन्हें हम कहाँ पे लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। The third rule is in compounds formed with polyatomic ions, the number of ions present in the compound is indicated by enclosing the formula of ion in a bracket and writing the number of ions outside the bracket। कि अगर हमारे पास कंपाउंड में पॉलीएटॉमिक आयन होता है, मींस
पॉलीएटॉमिक आयन हम किसे कहते हैं? वो आयन जो जिसमें एक से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट होती हैं उसे क्या बोल देते हैं? पॉलीएटॉमिक आयंस बोल देते हैं। तो हम उन पॉलीएटॉमिक आयन को इस तरह से ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, जैसे OH निगेटिव आयन एक पॉलीएटॉमिक आयन है और Mg2 पॉजिटिव होता है। तो Mg के ऊपर कितना चार्ज है? 2 पॉजिटिव चार्ज है और OH के ऊपर एक ही निगेटिव चार्ज। तो 2 OH निगेटिव आयन हमें चाहिए होते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए मैग्नीशियम आयन को। तो पॉलीएटॉमिक को हम ब्रैकेट में बंद करके और उसके अंदर जो उसके नीचे जो सबस्क्रिप्ट होती है वहां पे हम मैग्नीशियम का चार्ज यानी कितने OH निगेटिव आयन इससे बाइंड होंगे वो लिख देते हैं। इन केस द नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस इज 1, अगर उस केस में जब पॉलीएटॉमिक आयन का नंबर सिर्फ 1 ही हो यानी एक ही पॉलीएटॉमिक आयन बाइंड होगा तो हम ब्रैकेट को जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल NaOH, जैसे हम NaOH का एग्जाम्पल लेते हैं, Na के ऊपर सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ही OH के ऊपर भी एक निगेटिव चार्ज होता है। तो उससे क्या होगा कि जब हम इसको रखेंगे तो हमें इसको ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेट्स रिवाइज द रूल वन मोर टाइम कि पहला रूल जो हमने पढ़ा था कि वैलेंसीज या चार्जेस या आयंस के वो बैलेंस होने चाहिए। अगर मेटल और नॉन मेटल को आप एक साथ लिख रहे हैं कंपाउंड में तो मेटल हमेशा पहले आएगा और नॉन मेटल बाद में आता है, यानी लेफ्ट साइड में मेटल लिखा जाता है और राइट हैंड साइड में नॉन मेटल। और तीसरा है कि अगर पॉलीएटॉमिक आयंस आते हैं तो पॉलीएटॉमिक आयन को अगर एक से ज्यादा नंबर होगा उसका तो उसे हम ब्रैकेट में बंद करके तब सबस्क्रिप्ट लगाते हैं, और अगर सिर्फ एक ही पॉलीएटॉमिक आयन अटैच होता है तो उसमें हम बिना ब्रैकेट के लिख देते हैं। तो ये रूल्स हमें याद होने चाहिए। अगर रूल्स ध्यान है तो हम आसानी से जो कंपाउंड्स हैं वो लिख सकते हैं। जो ये फॉर्मूले हैं कुछ सिंपल कंपाउंड्स के, वी विल डिस्कस देम इन आवर प्रीवियस वीडियो, इन आवर नेक्स्ट वीडियो, सॉरी, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले लेकिन आपको इन सब जितने भी आयंस हम पढ़ेंगे या कंपाउंड्स हम पढ़ने वाले हैं उनके अंदर जो आयंस होंगे, ध्यान रखें कि हमेशा जो आयंस बनते हैं वो बनेंगे हमारे मेटल और नॉन मेटल की जब भी बॉन्डिंग होगी। अगर हम सिर्फ नॉन मेटल को करते हैं तब हमारे आयंस नहीं बनेंगे, तब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर वो कंपाउंड जो एक मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बने हुए होते हैं वो सब क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो that's all for this video. इसे ध्यान से सुनेंगे आप and hope you understand the concept behind the writing the chemical formulas, and rest we will discuss in next video. Thank you everyone.